हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जिस पाकिस्तान ने दुनिया को आजादी का भाषण दिया, उसी दिन पीओके और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। इस्लामाबाद में इंडिपेंडेंस डे का जश्न था, लेकिन पीओके में सेना हटाने की मांग थी और बलूचिस्तान में ब्लैक डे का बवाल। यानी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर सेलिब्रेशन कम और अपने ही राज्यों में कंट्राडिक्शन ज्यादा दिखाई दिया। एक तरफ इस्लामाबाद में पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में काले झंडे लहरा रहे थे। पाक सरकार कह रही थी सेलिब्रेशन, बलूचिस्तान कह रहा था रेसिस्टेंस। और फिर बलोच नेता ने अमेरिका और चाइना को एक ऐसा खुलेआम पत्र लिख दिया और इतनी बड़ी मांग रख दी कि अब पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ सकती है। पाकिस्तान में तो इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन पीओके में सवाल था आखिर आजादी किसकी है। जिस सेना को पाकिस्तान अपनी ताकत बताता है, उसी सेना के खिलाफ अब पीओके में विड्रॉल की डिमांड उठ रही है। पीओके की जनता का मैसेज साफ है, साहब अब महंगाई का हिसाब बाद में, पहले सेना की मौजूदगी का हिसाब दीजिए। पीओके में आंदोलन ने ऐसा यू टर्न लिया है कि इस्लामाबाद की नींद और रावलपिंडी की चिंता दोनों बढ़ सकती है। आजकल पाकिस्तान पीओके में चुनाव का ड्रामा कर रहा है, लेकिन चुनाव में जनता इतनी नाराज हुई कि लोकतंत्र को भी अटेंडेंस लगाने के लिए जनता नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर पोलिंग स्टेशन तैयार था, स्टाफ तैयार था, सिक्योरिटी तैयार थी, बस वोटर ही नहीं था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी अब इंडिया का बॉर्डर नहीं है, उसके अपने अंदर उठती आवाजें ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। जब घर में बिजली का मीटर भाग रहा हो, इकोनॉमी हाँफ रही हो और प्रोविंसेज सवाल पूछ रहे हो, तब पाकिस्तान की सरकार ने सोचा चलो हिंदू कार्ड निकालते हैं। और जरदारी साहब ने पाकिस्तान की सारी समस्याओं का इलाज एक बयान में खोज लिया, हिंदू कार्ड। जरदारी ने हिंदुओं को टॉलरेट करने की बात कही और इधर मुंबई से हमारे जावेद अख्तर ने इसी शब्द को पकड़कर जरदारी के कान खड़े कर दिए। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि पीओके में पाक सेना के खिलाफ बगावत कैसे धूम मचा रहा है। तो पीओके में जो चिंगारी महंगाई से भड़की थी, अब उसकी लपटें पाकिस्तानी सेना के दरवाजे तक पहुंच गई है। 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सेना को पीओके से पूरी तरह हटाने की मांग कर दी है। यानी पीओके वालों ने पाकिस्तानी सेना से आजादी की मांग कर दी है। पीओके का आंदोलन ऐसे बढ़ रहा है जैसे दबा हुआ ज्वालामुखी धीरे धीरे फटने की तरफ बढ़ रहा हो। पाकिस्तान इस ज्वालामुखी से इतना डरा हुआ है कि उसने भारतीय बॉर्डर पर एक से बढ़कर एक हथियार तैनात करने शुरू कर दिए हैं। रावलकोट में हुई एक जनसभा में संगठन के प्रमुख नेताओं में शामिल सरदार अमान खान ने पाकिस्तान के जनरलों से सेना हटाने की समय सीमा बताने को कहा है। और यह मांग असीम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। महंगाई ने इस आंदोलन में माचिस की तीली का काम किया, लेकिन अब सवालों की आग पूरी व्यवस्था को घेर रही है। पीओके की जनता अब सिर्फ दाल का भाव नहीं, पूरी व्यवस्था का हिसाब मांग रही है। पीओके के कई जिलों में करीब 68 दिनों से बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसकी शुरुआत महंगाई, संसाधनों की कथित लूट और विधानसभा में सीटों के आरक्षण जैसे मुद्दों से हुई थी। समय के साथ आंदोलन का स्वर और ज्यादा तीखा होता चला गया। पहले यहाँ की जनता ने रोटी मांगा, फिर अधिकार मांगे और अब सेना की वापसी मांग रही है। यह आंदोलन पहले एक छोटी नदी था, लेकिन लगातार बहते गुस्से ने इसे सियासी बाढ़ में बदल दिया है। पहले इनका सवाल था महंगाई इतनी क्यों है, फिर सवाल हुआ हमारे रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, और अब सवाल है पाकिस्तानी सेना यहाँ क्यों है। यानी सवाल बदल रहा है और इस्लामाबाद की परेशानी भी बढ़ रही है। अब सुनिए कि पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के किस प्रस्ताव का हवाला दिया जा रहा है। तो प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग के समर्थन में 13 अगस्त 1948 के संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रस्ताव का हवाला दिया है। मतलब पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ नारे नहीं लग रहे, अब करीब 80 साल पुराना संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव भी निकाल लिया गया है, जिस प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान दशकों से अपनी अलग कहानी सुनाता रहा। अब उसी प्रस्ताव का हवाला देकर पीओके के लोग पाकिस्तान और उसकी सेना से सवाल पूछ रहे हैं। अमान खान का दावा है कि उस ऐतिहासिक प्रस्ताव में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के नागरिकों को
पीओके से हटने की साफ बात लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि करीब 80 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी सेना इलाके से क्यों वापस नहीं गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना को अब इस प्रस्ताव पर अमल की समय सीमा बतानी होगी, यानी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि डेडलाइन बताओ। एक तरह से 80 साल पुराना यूएन प्रपोजल अब पीओके आंदोलन के हाथ में एक पॉलिटिकल हथियार बन गया है। पीओके का यह आंदोलन पाकिस्तान की सत्ता के लिए इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिस इलाके को इस्लामाबाद अपने नियंत्रण में बताता है वहीं से उसकी सेना को हटाने की आवाज उठ रही है। यानी अब तो पीओके के प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को बड़ा मुश्किल होमवर्क दे दिया है और बोला है कि करीब 80 साल पुरानी हिस्ट्री बुक खोलिए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। पाकिस्तान की सरकार शायद सोच रही थी कि आंदोलन का सिलेबस महंगाई तक सीमित है, लेकिन जनता ने अचानक यूएन रिलेटेड मिलिट्री चैप्टर भी खोल दिया है। अब सुनिए कि पीओके में पाकिस्तान का चुनावी ड्रामा कैसे बेनकाब हुआ। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया के बीच ऐसा नजारा सामने आया जिसने इस्लामाबाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई पोलिंग स्टेशनों पर वोटर पहुंचे ही नहीं और कुछ जगहों पर एक भी वोटर दर्ज नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 9 पोलिंग बूथों में से 3 बूथ ऐसे रहे जहां 0 वोटिंग हुई और यही सबसे बड़ा सवाल है। डेमोक्रेसी की अटेंडेंस लगनी थी लेकिन जनता ने मास बंक कर दिया, यानी बैलेट बॉक्स खुला रहा लेकिन जनता ने उसमें अपनी नाराजगी और इग्नोरेंस के अलावा कुछ नहीं डाला। लाख सुरक्षा के बावजूद सड़कें खाली रहीं और पोलिंग स्टाफ काफी देर तक खाली बैठा रहा, मक्खी मारता रहा। वहां की खाली खाली सड़कें ऐसी तस्वीरें दिखा रही थी जैसे जनता ने चुनाव से दूरी बनाकर अपना एक अलग ही रेफरेंडम दे दिया हो। स्थानीय लोगों ने इस पूरे चुनाव को एक ड्रामा और दिखावा बताया है। कई जगह लोग वोट डालने की बजाय काले झंडे लेकर विरोध करते भी नजर आए। अब पीओके में जो चुनाव हुआ उसे आप ऐसे समझिए, बूथ तैयार था, वोटर फरार था, बैलेट बेकरार था और इस्लामाबाद लाचार था। और इस पूरे खेल के पीछे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बहिष्कार अभियान को बड़ी वजह मानी जा रही है। और अब तो पीओके में करीब 3 महीने से राजनीतिक प्रदर्शन जारी है और रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसके कारण अब उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क रहा है। अब सुनिए कि बलोच नेता ने ट्रंप और जिनपिंग से पाकिस्तान को लेकर कौन सी बड़ी अपील कर दी है। तो बलोच नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा दांव चला है। मीर यार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुला खत लिखकर पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद रोकने की अपील कर दी है। आरोप है कि चीन और अमेरिका से मिलने वाली सैन्य ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान में आम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। 12 अगस्त को सुराब में हुए JF-17 फाइटर जेट से हवाई हमले का जिक्र किया गया, जिसमें उनके दावे के अनुसार महिलाओं और बच्चों समेत 30 मासूम बलोच नागरिकों को मार दिया गया। यानी अब बलोच लीडर ने पाकिस्तान को सीधे बैटलफील्ड में नहीं, डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड में घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। मीर यार का कहना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के हालात और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चीन को गुमराह कर रहा है। दावा है कि पाकिस्तानी सेना चीन और अमेरिका में बने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बलूचों के खिलाफ कर रही है। मीर यार ने अमेरिका से पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद पर दोबारा विचार करने और चीन से जमीनी हकीकत देखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान खुद को अलग राष्ट्र मानता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को पाकिस्तान को मिलने वाले सैन्य मदद के परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। यानी पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा प्रेशर अब हमेशा भारत के मिसाइलों से नहीं आता, अब उसके अंदर से निकला एक इंटरनल लेटर भी इंटरनेशनल प्रेशर की शुरुआत कर सकता है। अब सुनिए कि पाकिस्तान के आजादी जश्न पर बलूचिस्तान ने कैसे ब्लैक डे मनाया। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी का जश्न मना रहा था और उसी दिन बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक डे मनाकर इस्लामाबाद की मुश्किलें बढ़ा दी। पूरे बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों पर चुन चुन कर हमले किए गए। हरनाई में 5 माइल पुलिस चौकी को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। तुर्बत में फ्रंटियर कॉर्प्स के वाहन के पास धमाका हुआ, जिसके बाद गोलीबारी में 2 नागरिक घायल हो गए। बलूचिस्तान के अंदर बलूच यूनिटी कमेटी ने
पूर्ण शटर डाउन हड़ताल का आह्वान भी किया। वहां के प्रमुख शहरों और बाजार बंद रहे और कारोबार ठप रहा। तुर्बत में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने बंद दुकानें को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ज्यादातर बंद नजर आए। कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन हुए और बलूच महिलाओं ने पाकिस्तानी झंडे को खुलेआम आग लगाकर विरोध जताया। और साफ तौर पर बलोच अलगाववादी गुटों का आरोप है कि बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया था। अब सुनिए कि पाक में स्वतंत्रता दिवस पर किस मंत्री के काफिले पर बरसी गोलियां। तो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ, जिसने सरकार की चिंता फिर से बढ़ा दी है। मस्तूंग जिले में बलूचिस्तान के गृह मंत्री जियाउल्लाह लांगो के काफिले को हमलावरों ने निशाना बनाया। यह काफिला कलात से क्वेटा जा रहा था, तभी खदकोचा गोरू के पास अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। मंत्री की कार वहां के हमलावरों के निशाने पर थी, लेकिन वह सुरक्षित बच गए, जबकि उस हमले में उनके 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए और आतंकवाद रोधी बल के 4 जवान घायल हुए। यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलोच अलगाववादियों ने अपनी लड़ाई और तेज कर दी है और पाकिस्तानी प्रशासन को जमकर टारगेट कर रही है। अब सुनिए कि अपनी नाकामयाबी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कैसे हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिंदुओं को लेकर एक ऐसा दावा किया जिसने पाकिस्तान की अल्पसंख्यक नीति पर बहस छेड़ दी है। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू आजाद हैं और वहां रहने वाले हिंदू भारत के साथ रहने की तुलना में पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे। जरदारी ने दावा किया कि पाकिस्तान अपने यहाँ हिंदुओं को बर्दाश्त करता है, उन्हें अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है और वे भारत जाने की जगह पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। उन्होंने अखंड भारत की सोच का जिक्र करते हुए भारत और पाकिस्तान की सोच में अंतर बताया। जरदारी ने पाकिस्तान को मुस्लिम देश बताते हुए कहा कि यहाँ हिंदुओं को सहन किया जाता है। उनके बयान ने पाकिस्तान की अल्पसंख्यक नीति पर भी चर्चा छेड़ दी है। अब सुनिए कि आंकड़ों ने कैसे खोल दी है जरदारी के दावे की पोल। तो जरदारी ने पाकिस्तान में हिंदू आबादी 3 से 4% बताई है, लेकिन पाकिस्तान की 2023 की आधिकारिक जनगणना एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। और इस जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या करीब 38,68,000 है, जो आबादी का करीब 1.61% है। जबकि जरदारी कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू आबादी 3 से 4% है। और इसके साथ ही अनुसूचित जाति की आबादी जो है अलग दर्ज है, और दोनों आंकड़ों को जोड़ने पर पूरा हिस्सा तकरीबन 2.17% ही बैठता है। और हिंदू आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा सिंध प्रांत में है, जहां हिंदू कुल आबादी का करीब 6.43% है। यानी जरदारी के बयान और आधिकारिक आंकड़ों में साफ अंतर नजर आता है। अब जान लेते हैं कि जरदारी को जावेद अख्तर ने कैसे करारा जवाब दिया है। तो मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर जरदारी को निशाने पर लिया। जावेद अख्तर ने कहा कि जरदारी बेनजीर भुट्टो से शादी करने के बाद चर्चा में आ गया और अब अपने देश की हिंदू आबादी को बर्दाश्त करने की बात कर रहा है। जावेद अख्तर ने जरदारी को अल्पसंख्यकों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनहीन बताया। और देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि जरदारी क्या बोल रहे हैं। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ रहने वाले हिंदुओं की क्या दुर्दशा कर दी है, किस तरह से उन्हें वहां पर एक विलुप्त प्राणी बना दिया है। और इसके बावजूद जरदारी ने यह बयान देकर उन हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। और सच में देखा जाए तो जरदारी अपने देश के अंदर चल रहे आंतरिक मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह हिंदू कार्ड खेला है। लेकिन जो हकीकत है वह साफ नजर आ रहा है कि पीओके और बलूचिस्तान पाकिस्तान से लगभग अलग हो चुके हैं। उन्हें अब आखिरी धक्का और अप्रूवल की जरूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।